कालीकट का राजा उस समय एक हिंदू था जिसे सामुद्री या सामूरी कहते थे। इस राजा ने वास्को डी गामा और उसके ईसाई साथियों का बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया और उनकी खूब खातिरदारी की। राज शासन की दृष्टि से भारतवर्ष उस समय अनेक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था जो एक दूसरे के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कोई एक प्रधान शक्ति इन रियासतों को वश में रखने या देश को एक सूत्र में बांधने वाली नहीं थी। यूरोप में डच लोगों ने भारत के धन वैभव का जिक्र पहले पुर्तगालियों से सुना। उनके दिल में भारत पहुंचकर धन कमाने की अभिलाषा पैदा हो गई। जल मार्ग से भारत आने के उन्होंने अनेक निष्फल प्रयत्न किए। अंत में सन 1598 ईस्वी तक उनके जहाज अफ्रीका के नीचे जावा होकर भारत पहुंचने लगे। प्लासी की लड़ाई के 2 साल बाद अगस्त सन 1759 ईस्वी में डच लोगों के 7 जंगी जहाज एकाएक चुनचुड़ा के नीचे आ धमके। अंग्रेजों का प्रभाव उस समय खासा जम चुका था। अंग्रेजों ने उन्हें चुनचुड़ा तक पहुंचने नहीं दिया और बंगाल के नवाब की सहायता से हराकर पीछे हटा दिया। उसी समय डच लोगों का भारतीय व्यापार घटने लगा। अंत में सन 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने चुनचुड़ा और मलाका के बदले में उन्हें सुमात्रा का टापू देकर डच जाति के अंतिम चिन्ह को इस देश से मिटा दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका भारत में अंग्रेजी राज के 8वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह पुर्तगाली और डच लोगों का व्यापार भारत में धीरे धीरे कम होता गया और अंग्रेजों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। हमारे देश के लोगों ने तो इन विदेशी व्यापारियों का उसी प्रकार स्वागत किया जिस प्रकार हमारे देश में अतिथि का स्वागत किया जाता है। लेकिन भोले भारतवासी इस बात को नहीं जानते थे कि ये यूरोपीय लोग अतिथि बनने के लायक ही नहीं थे। इनकी मंशा तो शुरुआत से ही ये थी कि अपने आतिथ्य को लूटकर उसका घर बर्बाद कर दिया जाए और उसको गुलाम बना दिया जाए। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वो सबसे पहला कौन सा अंग्रेज था जिसने भारत की धरती पर कदम रखा था। 16वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगालियों के हिंदुस्तान के साथ व्यापार बढ़ जाने के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व और उसकी शान यूरोप में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड के रहने वालों को इससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। इंग्लैंड में उस समय ब्रिस्टल का बंदरगाह व्यापार में सबसे आगे था। हर यूरोपियन कौम के लोग उन दिनों की दूसरी यूरोपियन कौम के माल से लदे जहाजों को पकड़कर लूट लेना एक जायज व्यापार समझते थे। भारत और एशिया के समुद्रों में भी इन लोगों ने इस तरीके की लूट का बाजार खूब गर्म कर रखा था। ब्रिस्टल के नाविक अनेक पीढ़ियों से बड़े मशहूर समुद्री डाकुओं में गिने जाते थे। सबसे पहले ब्रिस्टल ही के एक सौदागर ने इंग्लैंड के बादशाह हेनरी अष्टम को भारत के मार्ग की खोज कराने की सलाह दी थी। 50 साल से ज्यादा समय तक इंग्लैंड के बड़े बड़े नाविक उत्तर पश्चिम से होकर भारत पहुंचने के निष्फल प्रयत्न करते रहे। सन 1578 में इंग्लैंड के एक मशहूर नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक को भारत से लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को पकड़कर लूटते समय जहाज में कुछ नक्शे मिले। इन नक्शों में समुद्र के रास्ते भारत तक जाने का रास्ता था। इन्हीं नक्शों के कारण अंग्रेजों को पहली बार भारत के उस समय के जल मार्ग का कुछ पता चला। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने सुप्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी उन अंग्रेज व्यापारियों की थी जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने की लालसा रखते थे। यह बात याद रखने योग्य है कि जो फरमान रानी एलिजाबेथ ने इस मौके पर जारी किया उसमें इस कंपनी को साफ साफ इस तरह के साहसी लोगों की मंडली या फिर सोसाइटी ऑफ एडवेंचरर्स कहा गया है जो कि लूट, सट्टा और मारकाट करने के लिए निकलते हैं और जो अपने धन कमाने के उपायों में सच और झूठ, ईमानदारी या फिर बेईमानी या फिर न्याय और अन्याय का ज्यादा ख्याल नहीं रखते। कंपनी के डायरेक्टरों ने शुरू में ही इस बात का फैसला कर लिया था कि हम कंपनी में किसी जिम्मेदारी की जगह किसी शरीफ आदमी को नियुक्त नहीं करेंगे।
उन्होंने रानी एलिजाबेथ के नाम अपनी दरख्वास्त में भी लिखा था कि हमें अपना व्यापार अपने ही जैसे आदमियों द्वारा चलाने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि यदि लोगों को इस बात का संदेह भी हो गया कि हम शरीफ आदमियों को अपने नौकर रखेंगे तो मुमकिन है हमारे बहुत से साहसी पत्तीदार अपनी पत्तियां वापस ले लें। बस यही बात भारत के अंदर अंग्रेजों के 250 साल के कारनामों और उसकी सारी नीतियों की कुंजी है। इन 250 सालों के अंदर कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे या अफसर थे, उनमें शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शरीफ आदमी कहा जा सकता था। भारत के समुद्री रास्ते के नक्शे मिलने के लगभग 30 साल बाद यानी कि सन 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेजी जहाज हिंदुस्तान पहुंचा। इस जहाज का नाम हेक्टर था। हेक्टर प्राचीन यूनान के एक योद्धा का नाम था। अंग्रेजी में हेक्टर शब्द का अर्थ कड़ीबाज या फिर झगड़ालू है। यह जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर लगा। सूरत उस समय भारतीय व्यापार का एक खास केंद्र था। जहाज का कप्तान हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर कदम रखा था। इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम की ओर से दिल्ली के मुगल सम्राट के नाम हॉकिंस अपने साथ एक खत लाया था, जो उसने आगरा पहुंचकर सम्राट जहांगीर के सामने पेश किया। यह बात केवल आज से 400 साल पहले की ही है। उस समय के इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम के राज्य और भारत के मुगल साम्राज्य की तुलना करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था, चाहे वो साम्राज्य का क्षेत्रफल की बात हो या फिर साम्राज्य में आबादी की बात, या फिर धन वैभव, व्यापार, कला कौशल, दस्तकारी, खुशहाली, शासन प्रबंध, विद्या और ताकत। किसी बात में भी किसी तरह की तुलना नहीं की जा सकती थी। जहांगीर के दरबार में उस समय किसी को इस बात का गुमान भी नहीं हो सकता था कि दूर पश्चिम की एक छोटी सी निर्बल और अर्धसभ्य जाति का जो दूत उस समय दरबार में झुककर जमीन चूम रहा था, उसी के वंशज एक समय बाद मुगल साम्राज्य के अंग भंग हो जाने पर हिंदुस्तान के ऊपर शासन कर लेंगे। जहांगीर ने हॉकिंस की खूब खातिर की, लेकिन पुर्तगाली पहले से ही दरबार में मौजूद थे। उन्होंने जहांगीर से अंग्रेजों की खूब बुराइयां की। सन 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत के पास कुछ पुर्तगाली जहाजों पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी समय सूरत में पुर्तगालियों का प्रभाव घटने लगा और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। 6 फरवरी सन 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों को अपने व्यापार करने के लिए सूरत में एक कोठी बनाने की इजाजत दे दी और यह भी इजाजत दे दी कि मुगल दरबार में इंग्लैंड का एक एलची रहा करे। इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला एलची नियुक्त करके भेजा। सर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में भारत पहुंचा। उसने अपनी नम्रता और मिठास से अंग्रेजी व्यापार के लिए सम्राट से अनेक नई रियासतें हासिल कर ली। सन 1616 में अंग्रेजों को कालीकट और मछलीपट्टनम में कोठियां बनाने की इजाजत मिल गई। उस समय भारत में रहने वाले अंग्रेज क्योंकि अपने को भारत सम्राट की प्रजा कहते थे, इसलिए यदि उनमें कोई झगड़ा होता था तो देसी अदालत में ही उनकी सुनवाई होती थी और वहीं से उन्हें फैसले सुनाए जाते थे। सन 1624 ईस्वी में अंग्रेजों की प्रार्थना पर जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया कि आइंदा अपनी कोठी के अंदर रहने वाले कंपनी के किसी मुलाजिम के अपराध करने पर अंग्रेज उसे दंड दे सकते हैं। इस छोटी सी घटना की आलोचना करते हुए और सन 1857 की घटनाओं को देखने के बाद अंग्रेज इतिहास लेखक टॉरेंस लिखता है, बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था। वह उनकी आवश्यकताओं को समझता था। जो उन्होंने मांगा उसने मंजूर कर लिया। उसे यह सपने में भी नजर नहीं आ सकता था कि एक दिन अंग्रेज इसी छोटी सी जड़ से बढ़ते बढ़ते बादशाह की प्रजा और उसके उत्तराधिकारियों तक को दंड देने का दावा करने लगेंगे और यदि उनका विरोध किया जाएगा
तो प्रजा का संहार कर डालेंगे और बादशाह के उत्तराधिकारियों को बागी कहकर आजीवन कैद कर लेंगे। इसके बाद शाहजहां का समय आया। सन 1634 ईस्वी में पुर्तगालियों को बंगाल से निकालने के बाद शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दे दी। सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी एक कोठी बना ली। उन दिनों बंगाल में अंग्रेजों को दूसरे देसी व्यापारियों की तरह माल पर चुंगी देनी पड़ती थी और उनके जहाज शाही फरमान के अनुसार हुगली के बहुत नीचे पिपली नामक स्थान पर रुक जाते थे। हुगली तक जहाज लाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। सन 1640 ईस्वी में शाहजहां की एक लड़की किसी तरह जल गई। उसके इलाज करने वालों में एक अंग्रेज डॉक्टर भी था। जब इलाज करने वालों को इनाम देने का समय आया तो अंग्रेज डॉक्टर की प्रार्थना पर शाहजहां ने बंगाल भर के अंदर अंग्रेजों के माल पर चुंगी माफ कर दी और उन्हें उस प्रांत में कोठियां बनाने और उनके जहाजों को हुगली तक आने की इजाजत दे दी। यहां आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब शाहजहां ने अपनी बेटी का इलाज करने वाले इस अंग्रेज डॉक्टर से कुछ मांगने को कहा तो इस अंग्रेज डॉक्टर ने अपने शौक मौज की चीज या फिर अपने लिए कोई बंगला या कोठी नहीं मांगी। उसने क्या मांगा? उसने ये मांगा कि बंगाल के अंदर अंग्रेजों को अपना माल लाने ले जाने के लिए चुंगी ना देनी पड़े और अंग्रेजों के जहाजों को हुगली तक आने दिया जाए। मतलब कि आप ये सोचिए कि भारत में आए एक एक अंग्रेज के मन के अंदर एक दिन भारत के अंदर राज करने की मंशा थी। इस फरमान के अनुसार अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी में कलकत्ता में अपनी एक कोठी बनाई। शाह शुजा उस समय बंगाल का सूबेदार था। उसने सम्राट के फरमान के अनुसार परदेसी अंग्रेजों को अपना कारोबार जमाने में हर तरह की मदद दी। इसके बाद समय आया औरंगजेब का। बंबई का टापू, जहां पर उस समय केवल एक छोटी सी पुर्तगाली बस्ती थी, सन 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह को पुर्तगालियों से दहेज में मिला। सन 1664 ईस्वी के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज का बल बढ़ने लगा। सूरत के अंग्रेज कोठी वालों ने औरंगजेब से वादा किया कि हम शिवाजी के खिलाफ आपको मदद देंगे और मुगल साम्राज्य की ओर से सूरत की रक्षा करेंगे। इससे खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें नई रियासतें दे दी। लेकिन शुरू के इन अंग्रेज व्यापारियों का सदाचार और व्यवहार हद दर्जे तक गिरा हुआ था। किसी भी कौम के माल से लदे जहाज को पकड़कर लूट लेना उनके लिए एक मामूली सी बात थी। खुद अपने अंग्रेज भाइयों और दूसरे यूरोपियन के साथ भी उनके सलूक की यह हालत थी कि जो कोई उन्हें सस्ता माल बेचता था या किसी अन्य तरह उससे उनके व्यापार में बाधा पड़ती थी, उसे ये मौका पाकर पकड़ लेते थे और उसे या तो कोड़े मार मार कर मार डालते थे या फिर अपनी कोठी में बंद करके भूखों मार देते थे। भारतवासियों के साथ इनका व्यवहार हद दर्जे की ज्यादती और बेईमानी का था। सूरत की कोठी के अंग्रेजों के बारे में एक अंग्रेज पादरी फिलिप एंडरसन लिखता है कि जैसे जैसे इन साहसिक आगंतुकों की तादाद बढ़ती गई,
उससे अंग्रेज कौम की नेक नामी नहीं बढ़ी। इनमें बहुत ज्यादा लोग मारकाट और बेईमानियां करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों को गाय खाने वाले और शराब पीने वाले नीच दरिंदे समझते थे और कहते थे कि ये लोग उन कुत्तों से भी ज्यादा हिंसक हैं जिन्हें ये अपने साथ लाते हैं। ये शैतान की तरह लड़ते हैं, अपने बाप को भी दगा देते हैं। दूसरों के साथ गोलियों की बौछार या भालों की मार और माल की गठरी या रुपयों की थैली, चारों में से किसी का भी आदान प्रदान करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। अंग्रेजों के इस व्यवहार को देखकर भारतवासियों का ख्याल ईसाई धर्म के विषय में भी उन दिनों बहुत खराब हो गया था। वही लेखक आगे चलकर लिखता है, किंतु टेरी का बयान है कि भारत के लोग ईसाई धर्म को बड़ी जलील चीज मानते थे। सूरत में लोगों के मुंह से इस तरह के वाक्य आमतौर पर सुनने में आते थे कि ईसाई मजहब शैतान का मजहब है, ईसाई बहुत शराब पीते हैं, ईसाई बहुत बदमाशी करते हैं और बहुत मारपीट करते हैं, दूसरों को बहुत गालियां देते हैं। टेरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतवासी स्वयं बड़े सच्चे एवं ईमानदार थे और अपने तमाम वादों को पूरा करने में पक्के थे। लेकिन यदि कोई हिंदुस्तानी सौदागर अपने माल की कुछ कीमत बताता था और उस कीमत से कहीं अधिक कम लेने के लिए उससे कहा जाता था, तो जवाब में वे कह पड़ता था कि क्या तुम मुझे ईसाई समझते हो कि मैं तुम्हें धोखा देता फिरूंगा। अंग्रेज सबसे पहले सूरत में पहुंचे और सबसे अंत में बंगाल पहुंचे, पर वहां भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा। इतिहास लेखक C.R. विल्सन लिखता है कि बंगाल में भी अंग्रेज अपने झगड़ालूपन के लिए उतने ही बदनाम थे। वहां का बूढ़ा सूबेदार नवाब शाइस्ता खां कंपनी को नीच, झगड़ालू और बेईमानों की कंपनी कहा करता था। और आजकल का कोई बड़ा प्रामाणिक इतिहासज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नवाब के पास अपने इस कथन के लिए काफी अच्छी दलीलें थीं। उस जमाने के तमाम उल्लेखों की पूरी तरह छानबीन करने के बाद सर हेनरी यूल के दिल पर यही असर रह गया कि बंगाल की खाड़ी के अंदर कंपनी के मुलाजिमों की नैतिक और सामाजिक हालत निसंदेह बड़ी गिरी हुई थी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि कैसे इन अंग्रेजों ने औरंगजेब के पैरों में गिरकर नाक रगड़कर माफी मांगी थी। तो मिलते हैं भारत में अंग्रेजी राज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।